Hello guys, welcome back to our channel again and good morning all of you। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में। आज के इस सेशन में हम उसी को थोड़ा और कैरी ऑन करेंगे और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी और द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ द्वारा कुछ कॉन्क्लूजन्स देखेंगे और उन कॉन्क्लूजन्स के आधार पर हम नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की पॉसिबिलिटीज को शो करेंगे कि किस प्रकार नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पॉसिबल हो सकता है, क्यों पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में आयरन और निकल पाया जाता है, क्यों संलयन में छोटे नाभिक जोड़कर बड़े नाभिक बनाने का प्रयास करते हैं और क्यों विखंडन में बड़े नाभिक टूटकर छोटे नाभिकों में बिखरते हैं। तो इन सभी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, क्योंकि सारे की पीडीएफ जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे आप अपना फेयर काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन गाइस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होती है। तो देखिए हल्का फुल्का मैं रिव्यू कर देता हूँ, उसके बाद हम इस ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इस ग्राफ को ना देखिए और मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। हमने पढ़ा था कि अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर, जब सीमित संख्या में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके नाभिक बनाते हैं तो उस स्थिति में होता क्या है। मान लेते हैं दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलके, हमने इसी एग्जाम्पल की बात करी थी। तो मान लेते हैं दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर एक नाभिक की रचना करते हैं, एक नाभिक बनाते हैं। और ये किसका नाभिक होगा? ये नाभिक होगा हीलियम का। तो अगर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं तो इस स्थिति में होता क्या है कि नाभिक में से ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, नाभिक में से ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा का मान होता है डेल्टा mc² के बराबर। इसी ऊर्जा को हमने कहा था नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा यानी जब भी सीमित संख्या में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर किसी नाभिक की रचना करते हैं, नाभिक का निर्माण करते हैं, उस स्थिति में हमेशा नाभिक से ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर नाभिक बनाते हैं तो इस प्रोसेस में कुछ द्रव्यमान कम हो जाता है और उस द्रव्यमान की कमी को हमने द्रव्यमान क्षति कहा था। और ये द्रव्यमान में कमी ही किसमें बदल जाती है? ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे कहा था नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इसके साथ ही हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या देखी थी? इसकी दूसरी डेफिनेशन ये देखी थी कि अगर नाभिक को उसके अवयवों में तोड़ना हो तो उसके लिए भी उसे जितनी ऊर्जा देनी होती है उसे भी हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी नाभिक को मैं चाहूँ कि इसके अवयवों में तोड़ दूँ तो इसके लिए भी मुझे इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो भी डेल्टा mc² के बराबर होगी। तो इतनी ऊर्जा देने पर ये अपने अवयवों में वापस टूट जाता है, मतलब दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स में वापस बिखर जाता है। तो इस स्थिति में भी जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हमने कहा था नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अपन समझ लेते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा की दोनों डेफिनेशन ये कहती हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर नाभिक बनाते समय जो ऊर्जा निकलती है उसे भी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, या फिर किसी नाभिक को उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे भी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब थोड़ा समझिए इस बात को। देखिए, हमेशा ऊर्जा स्टेबिलिटी को शो करती है। अगर ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है तो पार्टिकल की स्टेबिलिटी कम होती है, और अगर ऊर्जा का मान कम होता है तो पार्टिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा। बहुत सरल से एग्जांपल से आप समझ सकते हो, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि स्कूल से घर जा रहे हैं और आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, रास्ते में जिसको देखा उसको मारते गए तो आप घर पहुंचोगे नहीं, क्योंकि आपकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई तो आपका स्थायित्व खतरे में आ गया। और वही अगर आपकी ऊर्जा कम है, सिर झुका के जाते हो, सिर झुका के आते हो, तो सालों साल तक आपको मारने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपकी ऊर्जा कम होगी तो आपका स्थायित्व बढ़ जाएगा। फिजिक्स का भी यही कुछ लॉ है कि पार्टिकल की एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है
तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और अगर उस पार्टिकल की एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस केस में हर एक पार्टिकल ये चाहता है कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो होता क्या है कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर नाभिक बनाते हैं इस केस में, तो समझिए इस बात को, न्यूट्रॉन्स तो उदासीन होते हैं लेकिन प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स को नाभिक के अंदर डालने का मतलब है 10⁻⁻15 मीटर के किसी छोटे से एरिया में प्रोटॉन्स को ठूस के भरना है ना। प्रोटॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ चुके हैं। तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण अगर इनको मैं एक दूसरे के पास लाऊंगा तो हमें बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इतना सारा कार्य करने के कारण वो सारा कार्य किस में बदल जाएगा, ऊर्जा में। और इतनी ज़्यादा ऊर्जा अगर इस नाभिक के अंदर ही रह गई तो ये नाभिक अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब इसका स्थायित्व ही नहीं होगा। तो होता क्या है कि नाभिक बनते समय इतनी ज़्यादा जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को नाभिक क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। उस ऊर्जा को जब नाभिक बाहर निकाल देता है तो अब नाभिक के पास ऊर्जा कितनी बचेगी, बहुत ही कम, यानी नाभिक की ऊर्जा कम होगी तो ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो समझिए ये जो ऊर्जा निकली है ये ऊर्जा जितनी ज़्यादा बाहर निकलेगी इसका मतलब नाभिक के अंदर ऊर्जा उतनी ही क्या रहेगी, कम, मतलब नाभिक उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। मतलब नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा, ताकि नाभिक के अंदर ऊर्जा क्या बचे रहे, कम, जिससे नाभिक क्या रहे, स्थायी। तो इसका मतलब नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व को व्यक्त करती है। अगर नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होगा तो इस स्थिति में नाभिक के अंदर ऊर्जा कितनी बची रह गई है, बहुत ही कम। तो नाभिक स्थायी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा। यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो नाभिक का स्थायित्व भी क्या होगा, ज़्यादा। इसी को दूसरे तरीके से और समझ लेते हैं। हमने दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ी नाभिकीय बंधन ऊर्जा की, कि नाभिक को उसके अवयवों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा हमें उसको देनी है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो समझिए अगर नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा हुआ इसका मतलब इस नाभिक को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब भी ये है कि वो नाभिक क्या होगा, स्थायी ज्यादा होगा, क्योंकि उसको तोड़ना है तो हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब वो ज्यादा स्थायी है। और अगर नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान कम हुआ तो हम उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा का यूज करेंगे, मतलब उसका स्थायित्व क्या हुआ, कम। तो दोनों ही तरह से ये बात है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा कुल मिला के नाभिक के स्थायित्व को व्यक्त करती है कि नाभिक कितना ज्यादा स्थायी होगा। अगर नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा हुआ तो नाभिक ज्यादा स्थायी होगा, और नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान अगर कम हुआ तो नाभिक क्या अस्थायी होगा, कम। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा सीधे तौर पे नाभिक के स्थायित्व को व्यक्त करती है, यानी कि नाभिक को बांधे रखने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहलाती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, दैट नाभिकीय बंधन ऊर्जा जो है उसे हम EB से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, EB से, यानी बाइंडिंग एनर्जी। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा जो है वो बेसिकली किसको शो करती है, वो स्टेबिलिटी को शो करती है। किसको शो करती है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी नाभिक की स्थायित्व को शो करती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब आज के इस सेशन में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ये तो हमने बात करी थी किसके बारे में, नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए हम समझते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को, और उसी का ये ग्राफ भी है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। जिसे हम कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। इसे शो करते हैं हम EBN से। बंधन ऊर्जा को हम किससे शो करते हैं, EB से। इसे शो करते हैं EBN से। अब देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब क्या, नाम से स्पष्ट होता है। न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं।
है ना। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। इससे लिखते किससे हैं? इसे हम लिखते हैं द्रव्यमान संख्या A से। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब है कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के हिस्से में कितनी बंधन ऊर्जा आती है, वो कहलाती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। या फिर हम ये कहें कि किसी नाभिक को, जैसे हमने बंधन ऊर्जा को किस प्रकार से परिभाषित किया था कि किसी भी नाभिक को उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ने के लिए कुल कितनी ऊर्जा चाहिए, उसे तो हम कहते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब है कि प्रत्येक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए हमें उसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ये भी स्थायित्व को ही शो करती है। अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा हुआ, मतलब हमें उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, उस स्थिति में भी नाभिक क्या होगा? स्थायी ज्यादा होगा। तो समझिए, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, सीधे तौर पे हम इसकी डेफिनेशन में देखें, मैथमेटिकली देख ले तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है EBN इज इक्वल टू बंधन ऊर्जा अपॉन A। इसे हम कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होगी? नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान संख्या के अनुपात को, द्रव्यमान संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या शो करती है, समझिए। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक हीलियम का नाभिक है 2He4 और हीलियम के नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, वो मान लेते हैं 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब कि हीलियम के किसी नाभिक को अगर मुझे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ना है तो उसके लिए 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। मान लेते हैं हमारे पास हीलियम का कोई अगर नाभिक है इस प्रकार का, और इसे हमें इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ना है। ये कोई हीलियम का नाभिक है और इसे हमें इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ना है, मतलब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स में इसको तोड़ देना है। तो इस स्थिति में हमें इस नाभिक को कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? इस स्थिति में हमें इस नाभिक को 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये मेरे को देनी पड़ेगी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तब ये इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में जुड़ जाएगा। अब अगर मैं इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात करूं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी आ जाएगी? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल्टा EBN बराबर नाभिकीय बंधन ऊर्जा अपॉन A, यानी कि 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपॉन A यानी कि 4, इसमें इसका दिया भाग तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जब 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं, उस स्थिति में हम वो कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो पूरे नाभिक को उसके अवयवों में तोड़ने के लिए आवश्यक है। वो तो कहलाती है उसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा। जब हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो हम एक एक पार्टिकल को अलग अलग तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। समझ गए होंगे। 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो क्यों चाहिए? पूरे के पूरे नाभिक को उसके अवयवों में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे कहते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब एक एक पार्टिकल को, एक एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक से अलग करने के लिए एवरेज कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, वो कहलाती है उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। यानी प्रत्येक पार्टिकल को नाभिक से तोड़ने के लिए औसतन जितनी ऊर्जा चाहिए उसे हम कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो भी किसको शो करती है? वो भी शो करती है नाभिक के स्थायित्व को। ऑब्वियस सी बात है, अगर नाभिक के किसी पार्टिकल को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए औसतन ऊर्जा का मान ज्यादा हुआ, मतलब उस नाभिक की जो स्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व होगा, वो ज्यादा होगा। और अगर उसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? कम होगी। तो ये शो करता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब हम क्या देखते हैं कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा जो है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं बड़े इजी वे से।
नाभिकीय बंधन ऊर्जा को हमने किस प्रकार से ज्ञात किया था, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा जो होती है डेल्टा EB इज इक्वल टू होता है डेल्टा mc²। ये होती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, जहाँ पे डेल्टा m क्या होता है, डेल्टा m होता है द्रव्यमान क्षति और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है। यानी कि हम किसी भी नाभिक की अगर नाभिकीय बंधन ऊर्जा ज्ञात करना चाहें तो हमें केवल द्रव्यमान क्षति पता होनी चाहिए और उसको हम स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव्यमान क्षति को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, बहुत इजी वे में। हम जानते हैं द्रव्यमान क्षति को किससे ज्ञात किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से हम किसी भी नाभिक की द्रव्यमान क्षति को ज्ञात करके उस नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। और नाभिकीय बंधन ऊर्जा ज्ञात हो जाए तो हम उसमें द्रव्यमान संख्या का भाग देके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये काम जब प्रत्येक नाभिक के लिए किया गया और उसके बाद जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ बनाया गया, सभी नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में जब ग्राफ बनाया गया तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। ठीक है, और इस ग्राफ को हम कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ। और इस ग्राफ से जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, जो निष्कर्ष मिलते हैं, वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही व्यवस्थित है और उनसे काफी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच ये जो ग्राफ प्राप्त होता है इससे हमें क्या पता चलता है। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको कर देते हैं हम रफ। चलिए, तो इस पूरे को अब मैं रफ कर देता हूँ और हम बात करते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ के बारे में। चलिए, तो देखिए गाइस, मैंने बताया कि किसी भी नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, फिर उसमें द्रव्यमान संख्या का भाग दे दो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी। ये ग्राफ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच है और अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के लिए। यहाँ से देखिए, द्रव्यमान संख्या जो है वो 0 से लेके हमने 200 प्लस तक लिए और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान मैक्सिमम से मैक्सिमम 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मैक्सिमम जो मान है यहाँ पर वो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि निकल और आयरन के लिए होता है। किसके लिए होता है, फॉर निकल एंड आयरन। इसके अतिरिक्त प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान किसी के लिए ज्यादा नहीं होता। तो देखिए, इस ग्राफ से हमको क्या पता चलता है, ग्राफ को हम 3 भागों में स्टडी करेंगे। समझिए, हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान पहले धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या अगर हम देखें 50 से कम है, जिनकी द्रव्यमान संख्या किससे कम है, 50 से कम है, उन नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जो है वो पहले बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन कम है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मतलब ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से कम है, मतलब ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से कम है, उन नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो मान है वो कम प्राप्त होता है। ये वाला रीजन है। फिर वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो 50 से लेके 70 के बीच में है, यहाँ से लेके 50 से लेके 100 तक के बीच की बात कर लेते हैं, 50 से 100 तक के बीच की, ये पहला पोर्शन है। दूसरा पोर्शन देखिए, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में है, उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। यहाँ वाला पोर्शन देखिए, पूरा ये वाला पोर्शन आपको अगर दिखे तो यहाँ पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा है। और उसके बाद वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 100 से ज्यादा है ना, 100 से ज्यादा है, यानी तीसरा रीजन, जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 100 से ज्यादा है, ऐसे नाभिकों के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान वापस धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। तो पूरे ग्राफ को 3 भागों में हम डिवाइड करके देखें तो पहले वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से कम है, मतलब जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से कम है, उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम है। वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 और 100 के बीच में है, यानी कि जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में है, उनमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या है, ज्यादा। और वे नाभिक जिनमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 100 से भी ज्यादा है, मतलब बहुत भारी नाभिक की बात करें तो उनमें भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। एक बात हमने बहुत इंपॉर्टेंटली ये पढ़ी कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो किसको शो करती है, वो शो करती है स्टेबिलिटी को शो करती है। यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अगर ज्यादा होगा
तो उस स्थिति में नाभिक जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अगर कम होगा तो नाभिक कम स्टेबल होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब देखिए, पहला कि 50 से 100 द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में होती है वे नाभिक ज्यादा स्थायी होते हैं, है ना। वे नाभिक क्या होते हैं? ज्यादा स्थायी होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान आयरन के लिए और निकेल के लिए प्राप्त होता है, जो कि 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। इसका मतलब कि आयरन और निकेल जो है उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होने के कारण उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और यही कारण है कि पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में आयरन और निकेल पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो लाखों करोड़ों सालों से वो स्टेबल बने हुए हैं, डीके नहीं हुए। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिलता है कि 50 से 100 के बीच, द्रव्यमान संख्या 50 से 100 के बीच वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक प्राप्त होता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक प्राप्त होता है। अतः इन नाभिकों का स्थायित्व भी सबसे ज्यादा होता है। इन नाभिकों का स्थायित्व भी सर्वाधिक होता है। हमने क्या देखा कि 50 से 100 द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा है, यानी कि इनका स्थायित्व भी क्या होता है? सबसे ज्यादा। इसी क्रम में अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूं तो आयरन और निकेल की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा है, जो कि है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए इनका स्थायित्व बाकी सारे नाभिकों से ज्यादा होता है, और यही कारण है कि पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा आयरन और निकेल पाए जाते हैं। तो निकेल और आयरन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिससे इनका स्थायित्व अन्य नाभिकों से अधिक होता है। अन्य नाभिकों से अधिक होता है। यही कारण है कि भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में निकेल और आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हमने कर ली कि भाई वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में होती है उनका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान उनके लिए सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसमें आयरन और निकेल के लिए सबसे ज्यादा हो गया। ये तो हमने केवल मध्यवर्ती नाभिकों की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं बड़े नाभिकों की। तो देखिए, जब हम 100 से आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या का मान 100 से ज्यादा होता है, मतलब जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान धीरे धीरे घटता जाता है। घटता इसलिए जाता है, इसका मतलब है कि इनका स्थायित्व भी क्या होता जाता है? घटता जाता है। तो क्या होता है कि जो भारी नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, और कम होने के कारण उनका स्थायित्व भी क्या होता है? कम होता है। अब हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट ये चाहता है कि उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा हो। तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो भारी नाभिक है इनका स्थायित्व कम होने के कारण ये छोटे नाभिकों में टूटते हैं। छोटे नाभिकों में टूटने के कारण ये 50 से 100 के बीच में, इनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में ये करना चाहेंगे, क्योंकि 50 से 100 के बीच में जो नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में होती है, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, और उससे उनका स्थायित्व भी क्या होगा? ज्यादा। तो भारी नाभिक जो है वो अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए
हल्के नाभिकों में टूटने का प्रयास करते हैं, जिससे इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ सके और इनका स्थायित्व बढ़ सके। और यही फिनोमिना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो नाभिकीय विखंडन बेसिकली क्यों होता है, यहाँ से एक संभावना निकल के आती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे नाभिक भारी होता जाता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता जाता है, जिससे उसका स्थायित्व कम होता है। तो ये नाभिकीय चाहता है, भारी नाभिकीय चाहेंगे कि अपने स्थायित्व को बढ़ाए, इसलिए ये भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटेंगे, जिससे इनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो 50 से 100 के बीच में हो, और इस स्थिति में इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, जिससे इनका स्थायित्व बढ़ेगा। तो भारी नाभिक हल्के नाभिकों में इसलिए टूटते हैं ताकि इनका स्थायित्व बढ़ सके, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ सके, और यही घटना नाभिकीय विखंडन कहलाती है। तो हम तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ गाइस, इन पॉइंट्स को आई गेस आपने लिख लिया होगा, इन पॉइंट्स को अपन रफ कर देते हैं। चलिए, तो तीसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं इसमें, थर्ड पॉइंट ये है 100 से ज्यादा द्रव्यमान संख्या 100 से ज्यादा वाले नाभिकों की, द्रव्यमान संख्या 100 से ज्यादा वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान घटता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है, जिससे इनका स्थायित्व भी घटता है, जिससे इनका स्थायित्व भी कम होता है। फलस्वरूप स्थायित्व बढ़ाने के लिए भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं, हल्के नाभिकों में टूटने का प्रयास करते हैं, जिससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ सके, बढ़े एवं इनका स्थायित्व भी बढ़े, यह नाभिकीय विखंडन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि जैसे जैसे नाभिक भारी होता जाएगा, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान घटेगा, जिससे इसका स्थायित्व भी घटेगा। तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए ये भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटेगा, जिससे इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कम हो, 50 से 100 के बीच में हो। उससे क्या होगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे इसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। और यही घटना जो है उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नाभिकीय विखंडन होता किस प्रकार से है। लेकिन कुल मिला के बात है कि नाभिकीय विखंडन होता किस प्रकार से, वो तो बाद में बात करेंगे। ये होता क्यों है, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारी नाभिक स्थायी कम होते हैं, तो वो हल्के नाभिकों में टूटने का प्रयास करेंगे, जिससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ सके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर भारी नाभिकों में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम क्यों हुआ, ये रेंज में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा है, तो भारी नाभिकों में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम क्यों हुआ, बढ़ा क्यों नहीं, या स्टेबल क्यों नहीं रहा, ये घटा क्यों, उसके बारे में मैं अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि भारी नाभिकों में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान घटा क्यों। ये नाभिकीय बल के कारण होता है, क्योंकि नाभिकीय बल एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, एक लघुपरासी बल होता है, तो इसकी वजह से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जो है ना वो कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता। जहाँ यहाँ जितना फ्लक्चुएशन होता है, यहाँ इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता, वो कम होता है लेकिन ज्यादा कम नहीं होता है इससे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में मैं अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब अपन चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसको भी अपन क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ये नाभिकीय विखंडन की अपन ने बात कर ली। चौथा पॉइंट अपन देखते हैं हल्के नाभिकों के लिए देखते हैं, ठीक है। ये वाला रीजन हम देखते हैं कि वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन्स की संख्या 50 से कम होती है, मतलब जो हल्के नाभिक हैं
उनके लिए भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। तो वो भी ये चाहेंगे कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान उनके लिए भी बढ़े ताकि उनका भी स्थायित्व बढ़े। तो वो नाभिक क्या करेंगे कि अपने में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को बढ़ाएंगे ताकि उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में आए और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ने के कारण उनका स्थायित्व भी बढ़े। तो हल्के नाभिक जो है वो अपनी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपस में जुड़ते हैं ताकि उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में हो और उनमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़े और स्थायित्व भी बढ़े। और इसी घटना को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो देखिए हल्के नाभिक जो है जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या कम होती है उनमें भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होने के कारण स्थायित्व कम होता है। इसलिए हल्के नाभिक आपस में जुड़ के भारी नाभिक बनाते हैं जिससे इनमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़े और उनका स्थायित्व भी बढ़े। और यही नाभिकीय संलयन को व्यक्त करती है जहां हल्के नाभिक जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो चौथा पॉइंट अपन देख लेते हैं। इसका चौथा पॉइंट है कि द्रव्यमान संख्या 50 से कम वाले, द्रव्यमान संख्या 50 से कम वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान भी कम होता है जिससे इनका स्थायित्व भी कम होता है, जिससे स्थायित्व भी कम होता है। फलस्वरूप ये हल्के नाभिक आपस में संयोजित होकर भारी की जगह में मध्यवर्ती नाभिक लिखूं तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हमें केवल 50 से 100 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाले नाभिक बनाने होते हैं। तो संयोजित होकर मध्यवर्ती नाभिक बनाने का प्रयास करते हैं जिससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान एवं स्थायित्व बढ़ सके। तो होता क्या है कि हल्के नाभिकों में भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है जिससे स्थायित्व कम होता है। तो ये हल्के नाभिक आपस में संयोजित होकर मध्यवर्ती नाभिक बनाएंगे जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 50 से 100 के बीच में हो ताकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़े और साथ ही इनका स्थायित्व बढ़े। यह घटना किसको शो करती है? यह घटना नाभिकीय संलयन को व्यक्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है नाभिकीय संलयन कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन नाभिकीय संलयन क्यों होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हल्के नाभिक इसलिए आपस में जोड़ के भारी नाभिक बनाते हैं ताकि उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में हो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ सके और इससे इसका स्थायित्व भी बढ़ सके। तो ये हमने बेसिकली डिस्कस किया प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच बनने वाले ग्राफ से कुछ पॉइंट्स के बारे में। हमें मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आया कि जो मध्यवर्ती नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में होती है उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा होने के कारण स्थायित्व ज्यादा होते हैं। जो भारी नाभिक है उनमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होने के कारण स्थायित्व कम होता है, तो वो हल्के नाभिकों में टूटते जा जिससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ सके और स्थायित्व बढ़ सके। ये नाभिक के विखंडन को शो करता है। जो हल्के नाभिक है उनमें भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होने के कारण वो भी हल्के नाभिक आपस में जुड़ के मध्यवर्ती नाभिक बनाते हैं जिससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ सके और उनका स्थायित्व बढ़ सके। ये घटना कहलाती है नाभिकीय संलयन। सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आयरन और निकल की होती है और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे नाभिकीय बल के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।